नमस्कार। रेकी प्रथम चैनल के इस कार्यशाला में आपको वंदन, आपका अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं और उन पर स्थित 7 चक्र कौन कौन से हैं। आज हम उनमें से 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों की और उन पर स्थित 3 चक्रों की हम चर्चा करना चाहेंगे कि अगर वो ग्रंथियां विकार युक्त हैं, जागृत नहीं है, तो उनसे हमें क्या क्या नुकसान होता है, और अगर जागृत हैं तो हमें क्या क्या लाभ होता है। अगर चक्र जागृत नहीं है तो हमें क्या नुकसान होता है, और अगर चक्र जागृत हैं तो हमें लाभ क्या होता है। आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। अब हम ऊपर से न चक्रों की चर्चा करके बल्कि नीचे से चक्रों की चर्चा करेंगे। नीचे सबसे पहले जो ग्रंथि है वो जनन ग्रंथियां हैं, जिनको पुरुषों में अंड ग्रंथि कहते हैं और महिलाओं में डिंब ग्रंथि कहते हैं। और उस पर चक्र कौन सा स्थित है? उस पर चक्र स्थित है मूलाधार चक्र। तो स्त्रियों में, महिलाओं में डिंब ग्रंथियों में कौन कौन से तत्व निकलते हैं, कौन कौन से रस निकलते हैं? तो पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों जो रस हैं जो डिंब ग्रंथियों से निकलते हैं, ये रस मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं, मासिक धर्म सुचारू रूप से लाने में मदद करते हैं। और दूसरा लाभ ये है कि ये गर्भधारण में मदद करते हैं, सहायक होते हैं। ऐसे ही पुरुषों में अंड ग्रंथ में जो रस पाया जाता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, या शुक्राणुओं के नियंत्रण में मदद करते हैं, सहायक होते हैं, और ये संतान उत्पत्ति करने में सहायक होते हैं। अब अगर ये ग्रंथ डिंब ग्रंथ या अंड ग्रंथ या मूलाधार चक्र विकारग्रस्त है तो हमें हानि क्या क्या होती है? तो पहली तो उदासी रहती है। अगर किसी को देखे कि हमेशा उदास रहता है, प्रसन्नचित्त नहीं रहता है, तो उसका मूलाधार चक्र वह दूषित है, विकारग्रस्त है। उसमें जड़ता माने मौन रहने की प्रवृत्ति, भारीपन शरीर में, अस्थि रोग है, दमा है, एलर्जी है, और ल्यूकोरिया, आर्थराइटिस, चिंता है, परेशानी है, उलझन है, अवसाद है, और जो बूढ़े लोग झुक जाते हैं ऐसा वृद्धों का झुकाव है, धन का अभाव है, मासिक धर्म ठीक से नहीं आता है, शुक्राणु में कमी है। तो इसका अर्थ यह है कि वह उसका मूलाधार चक्र वह विकारग्रस्त है। फिर से एक बार, मूलाधार चक्र जिसका विकारग्रस्त होता है उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, क्या क्या उनको दिक्कतें होती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं? तो पहले उदासी, जड़ता, भारीपन, अस्थिर रोग, दमा, एलर्जी, और यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। जिनके मूलाधार चक्र खराब रहता है उनको कैंसर भी हो सकता है। ल्यूकोरिया, आर्थराइटिस, चिंता, परेशानी, उलझन, अवसाद, और जो बूढ़े लोग झुक जाते हैं, वृद्धों का झुकाव, धन की कमी अगर है, धन का अभाव, तो भी मूलाधार चक्र जागृत नहीं है, मासिक धर्म ठीक से नहीं आता है, शुक्राणुओं में कमी है, संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है, तो इसके माने उसका जो मूलाधार चक्र है वो दोष युक्त है, वो दूषित है। और अगर वो जागृत है तो क्या होगा? तो जागृत है तो वो विद्या, उसको जानने की इच्छा तमाम होगी, वो विद्या में निपुण होगा,
वो रोगी नहीं रहेगा, अरोगी रहेगा और सुख समृद्धि रहेगी, उसका धन का कभी अभाव नहीं होगा। यह मूलाधार चक्र के जागृति से लाभ है। विद्या, आरोग्य, सुख समृद्धि, धन का अभाव न होना, यह सुख समृद्धि, विद्या और आरोग्य का तो केंद्र ही है मूलाधार चक्र। तो आपने ये देखा कि मूलाधार चक्र या जनन ग्रंथियां अगर विकार युक्त हैं तो क्या क्या नुकसान है और उनसे क्या क्या लाभ है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, जो नाभि से 4 अंगुल नीचे स्थित होता है। एड्रिनल ग्रंथि, मनुष्य में 2 गुर्दे, मनुष्य या स्त्री 2 गुर्दे होते हैं और उन्हीं गुर्दों के ऊपर ये एड्रिनल ग्रंथि स्थित होती है। अगर यह एड्रिनल ग्रंथ ठीक नहीं है, विकार युक्त है, अगर स्वाधिष्ठान चक्र विकार युक्त है, जागृत नहीं है, तो उसमें मूत्र रोग होगा, किडनी का रोग होगा, कफ और खांसी का रोग होगा, प्रजनन एवं जनन का रोग होगा, स्त्रियों में प्रजनन की कमी होगी, पुरुषों में जनन का अभाव होगा, श्वास का रोग होगा, दोनों पैरों पर प्रभाव होगा, वीर्य का दोष होगा और ब्लड प्रेशर, रक्तचाप भी होगा। यह एड्रिनल ग्रंथि स्वाधिष्ठान चक्र के विकार युक्त होने पर है। फिर से एक बार, मूत्र रोग, किडनी का रोग, कफ एवं खांसी का रोग, प्रजनन का रोग, जनन का रोग, श्वास का रोग और दोनों पैरों पर प्रभाव, वीर्य दोष और रक्तचाप का रोग होता है। और अगर ये जागृत है, स्वाधिष्ठान चक्र जागृत है, अगर एड्रिनल ग्रंथ सामान्य रूप से काम कर रही है, तो क्या होगा? तो ये नए कार्य के सृजन का केंद्र ही होता है। स्वाधिष्ठान चक्र नए कार्य के सृजन का कार्य करता है। जब नए नए कार्य के सृजन करने की प्रवृत्ति बढ़े, इच्छा हो, तो समझना चाहिए कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जागृत है। काम शक्ति में, आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतर होने की कला हो, जागृत हो। जो काम शक्ति है वो काम में लिप्त न हो करके, बल्कि वो आध्यात्मिक शक्ति में उस काम शक्ति को, उसे काम शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित करने की जब इच्छा बार बार जागृत करे, तो समझना चाहिए कि एड्रिनल ग्रंथ हमारी जागृत है, स्वाधिष्ठान चक्र जागृत है। तीसरा, पाचन ग्रंथियां, जिस पर मणिपूरक चक्र होता है, मणिपुर या मणिपूरक चक्र होता है। अगर मणिपूरक चक्र विकार युक्त है, जागृत नहीं है, तो इस पर जो स्थित है पाचन ग्रंथियां, जैसे पित्त है, यकृत है, जठर है या अन्य जो पाचन ग्रंथियां कई हैं, वो सामान्य रूप से अगर अपना रस नहीं बनाती हैं, तो क्या होगा, क्या नुकसान होता है? तो उसको गैस की बीमारी होगी, हमेशा एसिडिटी रहेगी, खट्टी डकार आती रहेगी, बेचैनी रहेगी, याददाश्त की कमी रहेगी, अतिसार होगा, संग्रहणी होगा, पेड़ों के सभी रोग हो जाएंगे, ज्वर होगा, कमजोरी होगी, मंदाग्नि होगी, खून की कमी होगी और डायबिटिक भी होगा और अल्सर हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। कौन कौन से? अगर हमारी पाचन ग्रंथियां ठीक नहीं है, मणिपूरक चक्र ठीक नहीं है, तो विकारग्रस्त रहने पर क्या नुकसान होगा, क्या हानियां हैं? गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, बेचैनी, याददाश्त की कमी, अतिसार, संग्रहणी, पेड़ों के रोग, ज्वर,
कमजोरी, मंदाग्नि, खून की कमी, डायबिटिक, अल्सर, पीलिया, ये सब रोग हो जाते हैं। और अगर जागृत है, मणिपूरक चक्र अगर जागृत है, पाचन ग्रंथियां अगर ठीक से काम कर रही हैं, तो प्राण शक्ति को भोजन से सोख कर विभिन्न अंगों में जो पहुंचाती हैं, वो सुचारू रूप से कार्य करती हैं और सारे अंग बहुत ठीक प्रकार से काम करेंगे। जब कभी ठीक प्रकार से काम कर रहे हो शरीर के हर अंग, तो समझना चाहिए आपकी पाचन ग्रंथियां ठीक प्रकार से काम कर रही हैं। जो ऊर्जा शक्ति है वो बनाए रखने का काम यही पाचन ग्रंथियां करती हैं, यही मणिपूरक चक्र कहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर आगे जो 4 चक्र हैं, हम उनकी चक्र अगले दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।